नमस्कार। एचएनएन पर खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मानसून सत्र कराने के लिए विधानसभा सचिवालय में तैयारी शुरू हो गई है। अगस्त में मानसून सत्र होगा, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक तारीख तय नहीं की है। कैबिनेट ने सत्र का समय और स्थान तय करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है। इसी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि विधानसभा सचिवालय हमेशा तैयार रहता है और जो भी तारीख सरकार तय करेगी, हम पूरी तरीके से उसके लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक 423 के करीब सवाल आए हैं और अभी और भी सवाल आएंगे। देखिए, विधानसभा सचिवालय तैयार रहता है और हमेशा तैयार रहता है। हम पूरी तरह से मुस्तैदी से तैयार हैं। जो भी तारीख सरकार निर्णय लेगी, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 423 करीबन अभी हमारे पास प्रश्न आए हैं और अभी आते रहें। तो विधानसभा सत्र को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। अरुण, विधानसभा सत्र को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? गैरसैंण में विधानसभा सत्र होगा, इसकी पूरे आशंका जो है देखने को मिल रही है। हालांकि तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। गैरसैंण में सत्र होगा, ये लगभग क्या फाइनल हो चुका है? जी रवि, देखिए मानसून सत्र होना है और ऐसे में मानसून सत्र को लेकर जो है तैयारियां भी लगातार चल रही है। देहरादून विधानसभा में भी तैयारियां चल रही है और गैरसैंण में भी जो है तैयारियां चल रही है, क्योंकि अभी आशंका ये पूरी है कि गैरसैंण में ही जो है सत्र होगा। और इसको लेकर कई बार ये चीजें भी सामने आ चुकी है कि इस बार जो है सरकार गैरसैंण में सत्र करा सकती है, क्योंकि ग्रीष्मकालीन जो सत्र हुआ वो भी गैरसैंण में नहीं हो पाया, क्योंकि और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। तो ऐसे में इस बार सरकार की कोशिश रहेगी कि मानसून सत्र जो है वो गैरसैंण में कराया जाए। तो ऐसे में इसको लेकर आशंका पूरी जताई जा रही है कि गैरसैंण में जो है सत्र होगा, जिसको लेकर तैयारियां भी चल रही है। लेकिन अभी इसको लेकर सत्र कब होगा, इसकी तारीख अभी डिसाइड नहीं हुई है, ना ही तारीखें घोषित हुई है और कहां पर जो है सत्र होना है ये भी अभी घोषित नहीं हुआ। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अधिकृत हैं और वो इसके लिए फैसला लेंगे कि सत्र कहां पर होगा, कहां सत्र होना है, किस कब सत्र होना है। तो ये फैसला जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही लेंगे। और ऐसे में लेकिन अभी जिस तरीके से लगातार सत्र को लेकर तैयारियां चल रही है और ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद जो है करीब ये सत्र हो सकता है या उससे पहले भी जो है सत्र हो सकता है। तो ऐसे में इसको लेकर तैयारियां पूरी जो है जोरों से चल रही है। विधानसभा स्तर से जो है पूरी तैयारी चल रही है। और प्रश्नकाल को लेकर जिस तरीके से अगर प्रश्नों की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का यह कहना है कि अभी करीब 423 प्रश्न जो है वो आ चुके हैं और अभी आने वाले समय में और भी प्रश्न जो है वो आ रहे हैं। तो इसको लेकर अभी तैयारी पूरी चल रही है। लेकिन हालांकि माना जा रहा है कि गैरसैंण में ही सत्र होगा, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई जो है अधिकारित जो है सूचना वो नहीं जारी हुई है कि सत्र जो है वो गैरसैंण में होगा या फिर देहरादून में होगा। लेकिन तैयारियां दोनों ही जगहों पर विधानसभा सचिवालय की ओर से वो की जा रही है। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अरुण की तैयारियां की जा रही हैं। सत्र गैरसैंण में ही होगा, इसको लेकर अभी संशय जरूर बना हुआ है, लेकिन हाँ उम्मीद है कि गैरसैंण में सत्र होगा, होना भी चाहिए। ऐसे में क्या लगता है कि जब कैबिनेट अभी हुई थी हाल ही में, उस मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया था इस पर फैसला लेने के लिए, कब तक ये फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि जुलाई के अब अंतिम दिन चल रहे हैं? जी रवि, बिल्कुल देखिए कैबिनेट बैठक भी हुई थी और कैबिनेट बैठक में भी ये माना जा रहा था कि गैरसैंण में सत्र को लेकर भी कोई इसमें सूचना सामने आ सकती है और कोई प्रस्ताव उसको लेकर भी आ सकता है। तो ऐसे में लेकिन कैबिनेट जो बैठक हुई उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही अधिकृत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका फैसला लेंगे। हालांकि सत्र को लेकर ये माना जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद जो है सत्र वो हो सकता है। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो सकता है कि जल्द ही जो है वो इस पर निर्णय भी ले, क्योंकि अभी जिस तरीके से नीति आयोग की बैठक में भी मुख्यमंत्री शामिल रहे, उसके बाद मुख्य सीएम कॉनक्लेव वो उसमें शामिल रहे और तमाम जो है ऐसे कार्य भी हैं जिसको लेकर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी व्यस्तता भी दिख रही है। तो ऐसे में अब हो सकता है कि जल्दी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर निर्णय ले कि सत्र जो है वो कहां पर होगा और तारीख जो है वो कौन सी होगी जब सत्र होगा। क्योंकि जब गैरसैंण में पिछली बार भी सत्र नहीं हो पाया, तो ऐसे में लगातार ये चीजें भी सामने आई और सरकार से सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के तमाम विधायकों ने भी जो लेटर जारी हुआ उसमें सिग्नेचर किए थे, जिसके बाद काफी विवाद भी हुआ गैरसैंण में सत्र न कराने को लेकर। तो ऐसे में इस बार सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि गैरसैंण में जो है वो सत्र कराया जाए, लेकिन इसको लेकर सूचना जारी अभी होनी बाकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसके लिए फैसला लेंगे और कब तारीख डिसाइड होगी, कहां पर सत्र होगा, ये अभी देखने वाली बात होगी।
बिल्कुल आपने ठीक कहा अरुण, किसके लिए इंतजार करना होगा। ये क्या कहा जा सकता है कि इसी हफ्ते इसका ऐलान जरूर हो सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है और इस अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार के मंदिर और गंगा घाट बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहे हैं। वहीं दक्ष प्रजापति महादेव मंदिर में श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए तड़के सुबह से ही लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। भगवान शिव की पूजा अर्चना कर भक्त सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। लगभग 3 या 4 बार आ चुका हूँ और बस कभी अब से 20-25 साल पहले मुझे पता चला था कि जो माता सती थी यहाँ पे, उनके जो पिताजी थे दक्ष प्रजापति, उन्होंने कभी हवन किया था और महादेव को नहीं बुलाया था, तो यहाँ पे माता सती हुई थी और उससे मतलब कि एक क्रोध के वशीभूत हो गए। फिर महादेव उसे लिए घूमते रहे तीनों लोक में, जैसे कि वहाँ पे मूर्ति दिखाई गई है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जब भी आता हूँ बड़ा बहुत अच्छा फील करता हूँ। मैं फिर दक्ष मंदिर पे खड़ा हूँ। ये महादेव की ससुराल कही जाती है। यहाँ पे माना जाता है कि सावन के पूरे माह 40 डेज भगवान शिव यहाँ पे विस्थापित रहते हैं और जो भी भक्तों की मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। इसलिए आसपास के क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पे प्रतिदिन जल चढ़ाते थे। इनकी तो बहुत बड़ी मान्यता है, इनका तो दूर दूर तक प्रचार है बहुत ज्यादा। इस वजह से इन पर सभी भक्त आते हैं, दूर दूर से आते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, घूमने के लिए, और अब जल चढ़ाते हैं माता सती के लिए। माता सती मंदिर है यहाँ, दक्ष मंदिर है यहाँ। तो यहाँ करीबन ज्यादा 200 बार आ चुका हूँ। अच्छी व्यवस्था है पुलिस प्रशासन की और हमारी सरकार की, और बड़े अच्छे भक्त हैं, बड़े सभ्यता के साथ चढ़ा रहे हैं सब लोग, बहुत बढ़िया है। ताजा जानकारी और ताजा तस्वीरों के साथ हमारे संवाददाता हरिद्वार से मनोज कश्यप हमारे साथ हैं। मनोज, किस तरीके से सावन के दूसरे सोमवार पर हरिद्वार की रौनक देखने को मिल रही है? दिखते मुझे तो बिल्कुल ये तस्वीरें हैं। मनोज, हमारे संवाददाता भी बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सावन के दूसरे सोमवार में हरिद्वार में खास तौर पर रौनक है, क्योंकि एक तरफ कांवड़ यात्रा चल रही है, सावन का दूसरा सोमवार है, यहाँ पर कांवड़ियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। दक्ष मंदिर है ये हरिद्वार का, देखिए जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों की यहाँ पर भीड़ है। बम बम भोले के जयकारों से तमाम शिवालय गूंज रहे हैं। आज पूरे देश में इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं जहां पर श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए शिवालयों में पहुंच रहे हैं, उनका जलाभिषेक कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति मंदिर, जिसकी एक अलग अनूठी मान्यता है, वहां पर भी जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु, चाहे स्थानीय हरिद्वार के हों, उत्तराखंड के विभिन्न जिलों के हों या फिर देश और विदेश के, यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो भोले के भक्त यहाँ पर हैं और तमाम शिवालय आज पूरी तरीके से गुंजायमान हैं। बम बम भोले के जयकारे आज शिवालयों के भीतर बाहर गूंज रहे हैं। लोग तड़के सुबह से, हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में शिवालयों में जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता मनोज कश्यप एक बार फिर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं हरिद्वार से। मनोज, बताइए किस तरीके की तस्वीरें हैं, किस तरीके की रौनक हरिद्वार में? बिल्कुल, देखिए रवि, आज सावन का दूसरा सोमवार है। सुबह से ही जो शिव भक्त है और स्थानीय श्रद्धालु मंदिरों में जाकर, शिवालयों में जाकर जल अभिषेक कर रहे हैं। इस समय में हरिद्वार के बिलकेश्वर मंदिर में मौजूद, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल पीछे सुबह से ही करीब 4 बजे से लंबी लंबी लाइनें यहाँ पे लगनी शुरू हो गई। तो जो स्थानीय श्रद्धालु है वो आज दूसरे सोमवार के दिन भी यहाँ पर शिवालयों में पहुंचकर जल अभिषेक कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर यहाँ पे पुलिस बल भी तैनात किया गया है। किसी तरह की कोई अनहोनी किसी श्रद्धालु के साथ में ना हो, उसका भी यहाँ पे विशेष ध्यान रखा गया है। श्रद्धालु से बातचीत कर लेते हैं, कहाँ से आए और क्या मान्यता मंदिर की होती है। जी, क्या नाम है आपका? अनुज। कहाँ से आए? मैं यही लोकल ज्वालापुर। आज सावन का दूसरा सोमवार है, किस तरीके से देखते हैं, क्या मान्यता है? मान्यता हमारे यहाँ श्रद्धा है अपनी अपनी सबकी, जल चढ़ाने आते हैं हर सोमवार। बिल्कुल, देखिए लगातार जो श्रद्धालु है सुबह 4 बजे से ये सिलसिला जारी हो गया था कि यहाँ पे जो स्थानीय श्रद्धालु थे यहाँ पे जल अभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। तो यहाँ पे बिलकेश्वर महादेव की विशेष मान्यता, कहा जाता है कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने यहाँ पे करीब 3000 साल तक कड़ी तपस्या की। तो ऐसी मान्यता भी है रवि कि यहाँ पर श्रावण के माह में जो युवती आके जल अभिषेक करती, जिनका लंबे समय से शादी विवाह नहीं होता, तो उनका विवाह यहाँ पे हो जाता है। इसलिए यहाँ पे श्रावण के सोमवार की खास मान्यता होती है और लगातार जो स्थानीय श्रद्धालु होते हैं वो मंदिरों में आकर दीपदान करते हैं और भगवान भोलेनाथ को जल अभिषेक करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि आप जहां पर खड़े हैं, जहां जो तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों के माध्यम से आप बता रहे हैं कि इस मंदिर की बहुत अनूठी जो है परंपरा यहाँ पर जुड़ी हुई है।
वो भी आप बता रहे हो। आपके पीछे देखा जा रहा है मनोज की बहुत लंबी जो भीड़ है वो लगी हुई है लाइन में, और बहुत तरीके से लोग शिवालय में जा रहे हैं। और लोगों से बात करने की कोशिश कीजिएगा अगर बात करें और लोग। बिल्कुल, देखिए जी, तो मनोज हमारे संवाददाता हरिद्वार से तस्वीरें बता रहे थे। हमारे साथ वो भी मौजूद है, इनकी बातचीत कर रहे थे। जी, कहाँ से आए हैं? फोटो से बात है। क्या मान्यता है मंदिर की? यहाँ पे कितने लोग आते हैं पूजा करने के लिए? हाँ, तो कम से कम से बहुत लोग आते हैं। तो सावन का आज दूसरा सोमवार है। हमारे संवाददाता मनोज कश्यप बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर लंबी लंबी भीड़ लगी हुई है। श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव वो भगवान हैं, वो ईश्वर हैं जो मानते हैं लोग कि एक लोटा जल चढ़ाने से भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो तस्वीरें आप कुछ देर पहले देख रहे थे वो एक ऐसे मंदिर की हैं जहाँ पर कहते हैं कि लोग यहाँ पर आते हैं जिनकी शादी नहीं होती, वो लोग यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं, भगवान शिव उनको अपना आशीर्वाद देते हैं। तो सावन के दूसरे सोमवार की ये तस्वीरें हैं। दक्ष प्रजापति महादेव मंदिर की तस्वीरें हैं। हरिद्वार में बम बम बोले के जयकारे तमाम जगह पर सुनाई दे रहे हैं। कांवड़ यात्रा में दूसरे सोमवार में आज डाक कांवड़ और कांवड़ यात्री हैं उनकी संख्या भी बढ़ गई है। हमारे संवाददाता मनोज कश्यप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार मैं फिर उनका रुख कर लेता हूं। मनोज, आप लोगों से बात कर रहे थे और तस्वीरें भी बता रहे थे। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहे थे। मैं आपको लाइन दिखा रहा था कि सुबह से ये जो यहाँ पे लाइन का सिलसिला है वो सुबह से जारी है। यहाँ पे लोग बड़े ही तरीके से बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पे मंदिर में पहुंचे लोगों से बातचीत कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? उषा। कहाँ से आए आप? यही हरिद्वार से ही है। कैसी मान्यता है मंदिर की? आप पूजा पाठ करने के लिए पहुंचते हैं उदास के और इसकी मान्यता यही है कि यहाँ पे जो पार्वती जी उन्होंने शिव जी के लिए जो तप किया था उनको पाने के लिए, तो वही मान्यता है यहाँ की, कि इसलिए यहाँ पे माने लोग इस सावन के महीने में जल चढ़ाते हैं। शिव जी की जो मान्यता है, शिव जी को पाने के लिए पार्वती ने जो तप किया था, यहाँ पे जो स्नान कुंड है वहाँ पे वो आती थी, तपस्या करती थी, इसलिए इसकी मान्यता है। इसलिए हम सावन के महीने में यहाँ पे जल चढ़ाते हैं। बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरीके से मैंने भी आपको बताया था कि यहाँ पे माता पार्वती ने 3000 सालों तक तप किया था, तो उसी परंपरा को लगातार आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे जो स्थानीय श्रद्धालु वो हरिद्वार के साथ साथ जो अन्य प्रदेशों के जो श्रद्धालु आते हैं वो मंदिरों में पहुंचते हैं, यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। सावन के सोमवार का विशेष महत्व यहाँ पे होता है। बिल्कुल मनोज, आपने ठीक कहा। बहुत पौराणिक, बहुत अनूठी परंपरा से जुड़े हुए शिवालय की तस्वीरें आपने बताई, बहुत शुक्रिया आपका। यह रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध। देखा सवेरे तो पढ़ रहा से कति नॉन स्टॉप इनकी तो बातें चले जा से कति नॉन स्टॉप। माँ हर दूसरी बात पे नॉन स्टॉप बोलने लगी। माँ ने फोन पे राशन कार्ड बनवा लिया, आयुष्मान कार्ड बनवा लिया, हमारा डोमिसाइल बनवा लिया, दादी की पेंशन आ जाती है घर बैठे, हमारा हैप्पी कार्ड बनवा दिए घर बैठे। नॉन स्टॉप बढ़िया काम। ले तू भी करने लग गया नॉन स्टॉप। अभी तो कहते हैं हरा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ये पहाड़ ही नहीं हमारी पहचान भी है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। काजल डोरे मैं तो तन 4 बोतल बिके कोनी पड़ता आन जान का खर्चा और भुगतो। अरे जब बिक भी गई तो मुनाफा बस के किराए में चला जा है। अरे तू हंसने लग रही है नॉन स्टॉप। अरे जीजी, जब हाथ में हो हैप्पी कार्ड तो बस का किराया क्यों लगेगा? तो बता क्यों ना हंसो में। अरे वाह मेरी हरियाणा सरकार, आपने तो बना दिया मेरी संगीता का कारोबार नॉन स्टॉप। तभी तो सारे कहते हैं मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। हमारी
सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट के दिगाली चौड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध मां अखिल तारिणी मंदिर में क्षेत्रवासियों की तरफ से 9 अगस्त को भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। भागवत कथा के आयोजन को लेकर क्षेत्रवासियों ने मंदिर प्रांगण में मंदिर कमेटी अध्यक्ष की अध्यक्षता में भागवत कथा को लेकर बैठक की है। बैठक में लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी भी मौजूद रहे। विधायक का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। विधायक ने हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया है। मैं यहाँ पर आया था तो हम ये जो नीचे मंदिर का नाम क्या कहते हैं, गणेश मंदिर से ऊपर को आए थे तो रास्ता बिल्कुल फिसलने वाला, बड़ी दिक्कत, और डोला वहीं से आता था तो डोला पीछे को जितने हमारे जवान लोग आगे को लाते थे थोड़ा सा फिसलन से पीछे जाता था। तो मेरा सौभाग्य रहा, माँ अखिल तारिणी ने उसमें भी मुझे आशीर्वाद दिया कि वो रास्ता बना, कंक्रीट रास्ता बना। और उसके बाद फिर जब विधायक का पद यहाँ की देवतुल्य जनता ने माँ अखिल तारिणी के आशीर्वाद से मिला तो यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत थी। तो यहाँ के सम्मानित प्रधान जी लोग सब लोग यहाँ पर आए थे तो उन्होंने पानी की बात कही। तो माँ अखिल तारिणी के आशीर्वाद से आज यहाँ पर पानी की व्यवस्था सुचारू हुई है। इसके लिए माँ अखिल तारिणी इसी प्रकार हम पर कृपा करती रहेगी। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान लगातार पुलिस और कांवड़ियों के बीच विवाद हो रहे हैं। ताजा मामला रानीपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली को दूसरे मार्ग से भेजने को लेकर कांवड़ियों और पुलिस के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि पुलिस ने शिव भक्त कांवड़ियों के ऊपर जमकर लाठियां चलाई। जानकारी के मुताबिक सहारनपुर से बिहारीगढ़, बुग्गावाला, रोशनाबाद के मार्ग से होते हुए हरिद्वार जल लेने जा रहे कांवड़ियों को पुलिस ने शिवालिक नगर चौक पर रोक लिया और उनको बहादुराबाद से हरिद्वार जाने के लिए कहा। इसी बात को लेकर पुलिस और कांवड़ियों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कांवड़ियों के ऊपर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। वहीं डोईवाला के राजाजी नेशनल पार्क से सटे मारखम ग्रांट क्षेत्र में आए दिन हाथी दस्तक बढ़ती जा रही है। हाथी यहां पर लगातार दस्तक दे रहे हैं। हाथियों की दस्तक से किसान परेशान है। हाथियों ने गन्ने की फसल को भी यहां पर रौंद दिया है। तो हाथियों की दस्तक से किसानों को काफी दिक्कतें यहां पर हो रही हैं। झबरावाला क्षेत्र में भी हाथियों ने किसानों के गन्ने की फसल को बर्बाद किया। किसानों का कहना है कि वो कई बार वन विभाग को इसके बारे में अवगत करा चुके हैं, लेकिन अनहोनी का इंतजार किया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि झबरावाला वन चौकी का घेराव किया और जल्द से जल्द समस्या का समाधान की उन्होंने मांग की है। किसानों के साथ तो पहले से होता आया हमेशा ही, और किसान स्वयं में अपनी पहरेदारी करता भी है। लेकिन जो हाथी का सवाल है उसकी पहरेदारी करना बहुत मुश्किल है किसान के लिए, क्योंकि किसान उसको फायर वगैरह नहीं कर सकता, वो नियमों से बंधा हुआ है। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, जो कर्मचारी हैं सरकारी वो उसे हटाने के लिए फायर वगैरह कर सकते हैं। तो सरकार का जो कर्तव्य उन्होंने सही तरीके से नहीं किया। जो किसान नरेंद्र सिंह था, जिसके खेत में लगातार हाथियों ने नुकसान किया और सारे रात वहीं रहे, वो अकेला घूमता रहा और फॉरेस्ट के जो कर्मचारी थे वो अपनी चौकी में बैठे रहे। उन्होंने बाहर निकल के इतना भी नहीं सोचा कि बाहर जाके फायर वगैरह, उनके पास सब साधन थे, उन्होंने बाहर निकल के हाथियों को बाहर निकालने की कोशिश नहीं की। और बार बार होने के आज किसानों का जो एक बहुत बड़ा रोष था, किसान यूनियन भी शामिल हुई और संगठन भी सारे शामिल होकर आज उन्होंने अपनी मांग की है। जब तक इन नुकसान जो हो रहा नहीं हटाया गया तो बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ पर लगभग 50 बीघा जमीन जोत रखी है। इसके अलावा यहाँ के जो लोकल के किसान हैं, उन किसानों का लगातार 2 दिन से हाथी आ रहा है और वन विभाग को बराबर सूचित किया जा रहा है। लेकिन वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो बिल्कुल मूक दर्शक बने हुए हैं। वो जब उनको सूचना दी जाती है तो ना कि वो हाथियों को भगाना काम करते हैं, बल्कि वो मूक दर्शक बने ऊपर लिंटर से अपनी जो है फोटोग्राफी करते रहते हैं। हमारा ये कहना है कि इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, लगभग 15 से 20 बीघा जमीन ये बर्बाद हो चुकी किसानों के। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार या तो सरकार है या वन विभाग के जो हमारे पार्क के अधिकारी हैं वो इसके जिम्मेदार है। हमारी ये डिमांड है कि इनको
इनको जो किसानों का जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई की जाए, और आइंदा जो भी नुकसान हो रहा है उसको किस तरह से यहाँ बचाया जाए, हाथियों को आने से रोका जाए, वो अपनी फेंसिंग तार लगाएं या अपने किसी कर्मचारियों के यहाँ छोड़ा जाए, या जो भी व्यवस्था वो करे। हमें चाहते किसानों को किसी भी तरह से नुकसान ना हो और किसानों को कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपया प्रति बीघे का नुकसान जो हो चुका है उसकी भरपाई करें। वहाँ पर खेत में मौके पर नहीं पहुँच पाए। इसी बीच किसी स्थानीय व्यक्ति के द्वारा, जिसका मुझे नाम मालूम नहीं है, कोई अपशब्द स्टाफ को कहे गए, जिससे स्टाफ में और किसानों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई। आज स्थानीय किसान यहाँ पर मेरे पास आए थे, मेरे द्वारा उनकी पूरी बात को सुना गया, खेतों में मौका निरीक्षण किया गया। हमारे स्टाफ बराबर यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं, स्थानीय किसान भी रात में रखवाली करते हैं। आप समझ रहे हैं कि ये क्षेत्र राजाई टाइगर रिजर्व से लगा हुआ है और पूरी तरह से एकदम हाथियों को वन क्षेत्र से बाहर आना प्रतिबंधित किया जाना असंभव कार्य है। और खबर उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें HNN 24/7। इजाजत दीजिए, नमस्कार।